नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आपका माइंड ब्रेंच पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा अर्थात एनटीएससी की तैयारी। बहुत टफ नाम होता है हिंदी में, कितनी बार मेरे को मेमोराइज करना पड़ता है तब तो याद होता है। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, जहां पे हम कर चुके हैं हमारे नंबर सिस्टम के चैप्टर को लगभग ऑलमोस्ट खत्म। ये है हमारी मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर की आखिरी डीपीक्यू सीट, जिसका नंबर है डीपीक्यू शीट क्रमांक 10। और ये जो आपका सेशन रहेगा आज का, वो रहेगा डीपीक्यू शीट नंबर 10 के समाधान निकालने का वीडियो। मतलब जो हमारा क्वेश्चन जो हमने दिए थे होमवर्क में, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है और कैसे उन्हें आसानी से सॉल्व करते हुए अपने समय को, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना है। तो जैसा कि आपको पता है डीपीक्यू शीट 10 का है ये सॉल्यूशन वीडियो, देखना ना भूलें। हाँ, अगर आपने डीपीक्यू डाउनलोड नहीं किए है तो प्लीज इसके पहले जो हमारा एक्चुअल क्लास सेशन था वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना हमने आपकी सुविधा के लिए इस सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन जो जहां पे दिया होगा आपको, उसमें भी इसी सेशन का जो हमारा डीपीक्यू शीट है वो डाल दिया है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन था हमारा शीट का, जहां पे आपको अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग पावर्स दी थी और आपको बोला था सॉल्व करने पे इनका उत्तर कितना आएगा। बहुत ही आसान सवाल है यदि आप इसको सही से सोच के करेंगे तो। सबसे पहले सवाल को देखिए, यहां पे कुछ एक 6 है, एक 2 है, एक 3 है, 30 है, 3 है, 2 है। ठीक है, तो ज्यादा जो नंबर आ रहा है वो है 3 और 2। एंड दूसरी बात जो अच्छी है यहां पे वो ये कि जो बचे हुए नंबर हैं, जैसे 30 और 6 और ये हो गया, 30 और 6 हो गया, इनको भी आप 2 और 3 के फॉर्म में ला सकते हैं। तो मतलब काफी कुछ यहां पे सॉल्व हो सकता है। तो हमारी अप्रोच यही रहेगी कि हम सबको 2 और 3 के नंबर्स के फॉर्म में लाके जितना कैंसिल हो, जितना सिंप्लीफाई हो, उतना करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो 6 को हम लिख रहे हैं भाई 2 इंटू 3 होल पावर n। ठीक है, इंटू 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3n। ऐसा है सवाल शायद? जी हाँ, बिल्कुल। और नीचे है 30 को मैं लिख रहा हूं भाई 3 इंटू 10 पावर n। सर लेकिन यहां पे हम 10 को 2 इंटू 5 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें हमारे मैथमेटिक कैलकुलेशन में तो 10 से डील करना फिर भी आसान है। आप यहां पे 2 से तो डील कर लोगे, लेकिन फिर 5 परेशान करेगा। तो इसलिए मैं 10 को भी साथ में रख रहा हूं, इसको हम बाद में देख लेंगे। इंटू यहां पे है 3 पावर 2n और इंटू 2 पावर 3n। चलिए, अब जो ऊपर जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के बाहर है, जब वो ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलेगी। लेकिन किंतु परंतु कब? जब आप मल्टीप्लिकेशन में हो। एडिशन में होंगे तब ऐसा नहीं होता है, तब केस अलग बनता है। जब आप मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर बढ़ जाती है। तो 2 पावर n इंटू 3 पावर n इंटू 2 पावर 2n और इंटू 3 पावर 3n होना चाहिए यहां पे, होल डिवाइडेड बाय, इधर पे है 3 पावर n इंटू 10 पावर n, ठीक है, इंटू 3 पावर 2n और लास्ट में यहां पे है 2 पावर 3n। ठीक है, चलिए, अब जहां जहां पे आपको बेस सेम दिख रहा है वहां वहां पे आप क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे। तो जैसे यहां पे हो जाएगा ये 2 पावर n और ये 2 पावर 2n, ये हो जाएंगे बेस सेम, तो पावर वुड बी एडेड, तो n प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, इंटू हो जाएगा 3 पावर यहां पे 3n प्लस n, मतलब क्या कर दिया आपने? सर जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा? सर डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा यहां पे 3 पावर n प्लस 2n, ठीक है, और इंटू 2 पावर 3n और साथ में बचेगा एक 10। चलिए, आपने यहां पे खींची लाइन, अब यहां हो जाएगा 2 पावर 3n, n प्लस n हो जाएगा। देखो कितने थे सर? 2n थे, ये तीसरा n आ गया तो 2 और 1 हो जाएंगे 3, इधर पे 3 और 1 हो जाएंगे 4, और नीचे हो जाएंगे यहां पे 3 पावर 3n इंटू 2 पावर 3n इंटू 10 पावर n। चलिए, अब जो जिससे कैंसिल हो रहा है पहले हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है यहां पे 2 पावर 3n 2 पावर 3n हो जाएंगे कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा यहां पे? सर ये 3 पावर 3n जो है ये भी तो ऊपर जा सकता है, तो ये 3 पावर 4n, जब बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू डिवीजन। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे 3 पावर 4n और 3 पावर 3n डिवाइड करने एक दूसरे को, तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, होल डिवाइडेड बाय 10 पावर n।
तो ये हो जाएगा 3 पावर n अपॉन 10 पावर n। अब आप चाहें तो क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं कि 3/10 होल पावर n। इनको आप जब सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 0.3 की पावर n, जो कि शायद हमारे ऑप्शंस में से एक है। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी और हमारा उत्तर मैच हो रहा है, तो हम उसको कर सकते हैं मार्क। मेरी ऐसी आशा है कि आपका उत्तर भी यही आया होगा। क्या किया आपने यहाँ पे? सर बहुत ही आसानी से सवाल का जवाब निकाल दिया, क्योंकि हमने जो हमारा नंबर्स थे उनको 2 और 3 की पावर में कर दिया, ताकि आसानी से जो जिससे कैंसिल हो रहा है वो उससे कैंसिल हो जाए। कंप्यूटर जी से एक बार आग्रह करेंगे कृपया हमारा जवाब वेरीफाई कर ले। कंप्यूटर जी के हिसाब से भी जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, तो उसी को हम कर देंगे मार्क और स्क्रीन क्लियर करने के बाद मूव करेंगे हमारे द्वितीय प्रश्न की ओर। अब दे रहा आपको सेकंड क्वेश्चन, फॉर पॉजिटिव एक्स एंड वाई, दो नंबर है एक्स एंड वाई पॉजिटिव नंबर्स हैं, एलसीएम है 225, एलसीएफ है 15। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया है? सर हमें दिया है एलसीएम कितना है भाई? एलसीएम है 225 और एचसीएफ है हमारा कितना? 15। ठीक है, अब ये किसका एलसीएम और एचसीएफ है? एक्स और वाई का। आपको बताना है ऐसे कितने सच पेयर होंगे, ऐसे कितने पेयर होंगे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे या कितने नंबर्स का पेयर होगा जिनका एचसीएफ आएगा 15 और एलसीएम आएगा 25। चलिए अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? तो भाई हमारे लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो यही है कि भाई यहां पे x और y को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आता है? LCM इंटू HCF आता है। भाई LCM और HCF और नंबर्स के बीच में कनेक्शन बताने वाला यही एक हमारे पास नियम है, जो कहता है कि दो नंबर जिनका आप LCM और HCF निकाल रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे उनके LCM और HCF के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। तो यहां पे x और y तो एज इट इज। अब जरा हम देख लेते हैं हमारे LCM और HCF को, तो 225 इंटू 15। ठीक है, अब यहां पे आपको इनको ब्रेक करना और चेक करना है ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, अब भाई x इंटू वाई की पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए आपको इनके फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। तो यदि आप यहां पे देखते हैं 225 बेसिकली होता है 15 इंटू 15, तो यहां पे बेसिकली 15 इंटू 15 इंटू 15 हो रहा है, जिसको आप और अगर ब्रेक करना चाहें, ठीक है, तो आपका x इंटू वाई आएगा भाई 5 इंटू 3 कितनी बार? भाई 5 इंटू 3 आना चाहिए यहां पे 3 बार। ठीक है, क्योंकि 15 बनता कैसे? 15 बनता ही है 5 इंटू 3 करने पे। अब अगर आप यहां पे सोचेंगे भाई कि सर एक पेयर ये हो जाएगा कि देखिए ये 5 अकेला और ये बाकी सारे अकेले, ऐसे केस में आपका ये जो पेयर बनेगा वो बनेगा आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 5 25 25 इंटू 27 करने पे 9 3 27 कुछ अप्रोक्सीमेटली 25 तो नहीं होता है, कितना 50 और अप्रोक्सीमेटली कुछ बड़ा नंबर आएगा, लेकिन उनका HCF 15 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है 5। तो ऐसे आप हर एक पेयर को नहीं काउंट कर सकते, आप केवल कुछ चिन्हित पेयर को ही काउंट कर पाएंगे, क्योंकि आपको HCF 15 ही रखना है। ठीक है, तो जब आपको HCF 15 रखना है तो x और y के पास एटलीस्ट एक एक 15 तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन, क्योंकि भाई अगर आपने 15 से कम किसी को भी दिया, 5 दिया या 3 दिया, तो आपका HCF 15 नहीं मेंटेन करेगा, HCF गिर जाएगा 5 या 3 पे, डिपेंडिंग आप किसको क्या दे रहे हो। ठीक है, अब याद तो ऐसा कर सकते हो कि किसी के पास केवल एक 15 और बाकी सारे इसके पास, तो मतलब एक पेयर आपका बन जाएगा स्वयं 15 और 25 225 सॉरी, इनका HCF 15, इनका LCM 225। तो जो हमारे प्रश्न में नंबर थे वही हमारे उत्तर बन गए। दूसरा पेयर जो बन सकता है कि आपने एक एक 15 तो दे दिया। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो एक एक 15 चला गया, बचा हुआ एक 15 है। ठीक है, तो भाई यहां पे आपने 1 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 15 5 75 और यहां पे 15 3 45। ये हो गया आपका दूसरा पेयर। ठीक है, कौन सा पेयर है भाई? 45 और 75। ये सर ये कैसे आया? भाई देखो हमने दोनों को एक एक 15 देना था, क्योंकि हमारा HCF था 15, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उतनी पूरी करनी थी। उससे कम अगर हम करते तो हमारा HCF मेंटेन नहीं रहता। उसके बाद दूसरे बचे हुए 15 को एक बार किसी एक को दे दिया, तो हमने निकाला 15 और 225। सर एक बार x को दिया, अगर एक बार y को देंगे तो
तब भी आपका जो नंबर का पेयर बनेगा वो 15 और 225 ही बनेगा, तो उसको अलग नहीं लिख सकते आप, ठीक है। दूसरी बार आपने क्या किया, जो 15 था, दूसरा जो एक्स्ट्रा था तीसरा वाला, उसको आपने दोनों को ब्रेक करके एक को 5 दे दिया, एक को 3 दे दिया, तो आपको ऐसे 2 पेयर मिल गए। कितने पेयर मिल गए? 2 पेयर मिल गए। तो ऑप्शन बी होना चाहिए आपका सही उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो अब हम कर सकते हैं कंप्यूटर जी से आग्रह हमारा जवाब चेक करने का। उनका उत्तर भी आ रहा है ऑप्शन बी। कॉन्सेप्ट कहां पकड़ना था? 2 जगह पे, एक तो ये, दूसरा कि भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स और वाई क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू एचसीएफ से नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि यदि एचसीएफ से नीचे आप गिर जा देंगे तो फिर आपका एचसीएफ जो उत्तर सवाल में दिया है, जो वैल्यू सवाल में दी है, वो नहीं पहुंचेगी, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब सवाल क्रमांक 3 है आपका कि भाई एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई 2 नंबर्स है जिनका एलसीएम कितना है? 720 है। तो यहां पे आपने लिखा भाई एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई है 720। ठीक है, चलिए। और वहीं पे आपके पास 2 और नंबर है, कौन से? 12x और 5y। ठीक है, इनका भी एलसीएम कितना है? तो भाई इनका भी एलसीएम सेम ही है 720। चलिए पहले नंबर्स को जरा डायग्नोज करते हैं, नंबर्स को जरा देखते हैं। भाई जो 12x है उसको लिखने का तरीका सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है सर, 5y को लिखने का तरीका तो भाई फिलहाल के लिए केवल 5 इंटू वाई। 720 का लिखने का तरीका, 720 को लिखने का तरीका कुछ यूं हो सकता है कि भाई आपके पास होना चाहिए कितना, जब आप फैक्टर्स चेक करोगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, कितने बार सर? 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 6 12, फिर से 2 आई थिंक तो हो जाएगा 90, फिर से 2 करेंगे तो आएगा 45। हाँ 8 9 होता है 72, 9 से करना पड़ेगा तो भाई इंटू 3 इंटू 3, और फिर एक 5 आएगा, आई थिंक एक और 2 आएगा, तो ये हो जाएगा यहां पे 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, हम एलसीएम निकालते कैसे थे? सर एलसीएम हम ऐसे निकालते थे कि जो कॉमन होता था उसे एक बार लिखते थे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हम इन 2 नंबर्स को देख रहे हैं तो इसमें जो जो वैल्यू कॉमन है उन्हें मार्क करके एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है, जो मतलब दोनों के पास नहीं है, उन सारी को वापस लिख देंगे। एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 2 और 10 का एलसीएम बताओ, तो आप लिखोगे भाई 2 की वैल्यू है 2 इंटू 1, 10 की वैल्यू 2 इंटू 5। अब जरा एलसीएम बताओ। सर एलसीएम होगा जो कॉमन है उसे एक बार तो 2, बाकी सबको सारी वैल्यूज को एज इट इज लिख के आंसर निकालेंगे 10। क्या किया आपने? जो रिपीट नहीं हो रही थी उन सबको लिख दिया। अब यहां ध्यान देना, इन 2 नंबर्स में 5 एक ही बार है और यहां पे भी 5 एक बार है। मतलब ये है कि भाई साहब 5 और कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, एटमैक्स ये हो सकता है कि जब आप x निकाल रहे हैं तो x के अंदर 5 आ जाए, तो दोनों में कॉमन है इसलिए यहां पे आ गया। ठीक है, तो या तो दोनों में कॉमन हो सकता है या फिर ये इकलौता 5 है जो कि यहां पे है। सर अगर एक और होगा तो मतलब अगर y की वैल्यू में या x की वैल्यू में 5 होगा तो देखो x की वैल्यू में एक 5 अलाउड है, y की वैल्यू में यदि एक और 5 होता तो एलसीएम निकालते समय उसको भी लिखा जाता, क्योंकि भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल के लिए इसको निकालना जरूरी है, क्योंकि भाई ये y बना ही इस 5 के साथ है अगर ये होता तो इसका मतलब साफ है कि y की वैल्यू में और कुछ हो ना हो, 5 तो पक्का नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स में 5 आते हैं वो y की वैल्यू नहीं हो सकते, और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके मैं अपना आंसर मार्क करूंगा कि यहां पे जो मेरे 3 ऑप्शन है उन तीनों में जब आप देखोगे तो उनके फैक्टर्स में 5 पक्का आएगा। केवल एक 144 ही है जिसके फैक्टर्स में 5 नहीं आएगा। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट बहुत बारीक सा है, बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो हम अक्सर नहीं देखते हैं। वो ये होता है कि जब आप एलसीएम निकालते हैं किन्हीं 2 नंबर्स का, तो आप निकालते कैसे हैं? सर उस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन था उन्हें एक बार लिखे, और जो कॉमन नहीं है उन्हें हमने रिपीट किया, उन्हें हमने लिखा। ठीक है, तो यहां पे जो 5 है या तो वो दोनों में कॉमन हो सकता है तभी आया है, ठीक है, या फिर किसी एक में है जो कि यहां पे दिख रहा है। ठीक है,
अगर वो इसके अलावा एक और बार भी एक्स्ट्रा होता तो वो यहां पे दिखाई देता। ठीक है, मतलब y की वैल्यू में 5 के होने के चांस नहीं है, क्योंकि यदि वो एग्जिस्ट करता तो उसको एलसीएम में लिखा जाता। मतलब y की वैल्यू में 5 नहीं हो सकता, इसलिए ये बचे हुए 3 ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ यहां पे भी ये समझ में आया कि y की वैल्यू में 5 नहीं हो सकता। सर y की वैल्यू में 2 बिल्कुल हो सकता है, 3 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां पे 2 3 एग्जिस्ट करते हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन 5 नहीं हो सकता। अगर 5 होता तो वो यहां पे भी दिखाई देता। एक से अगर ज्यादा होते, क्योंकि एक है तो वो तो हमने एडजस्ट कर दिया, पर एक से ज्यादा होते तो वो यहां पे दिखाई देते। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेंगे। ऑप्शन बी 144 कंप्यूटर जी के भी हिसाब से सही है। तो हमने कहां पे किया, स्क्रीन क्लियर, सफेदी की चमकार। सवाल क्रमांक 4 क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। तो बोल रहा है आपको यूनिट डिजिट बतानी है। यदि आप 3 की 1001 पावर निकालेंगे, 7 की 1001 पावर निकालेंगे और 13 की 1003 पावर निकालेंगे तो कितनी होगी। अब देखो, अगर इन सबको असल में सॉल्व करने जाएंगे तो आपका कैलकुलेटर अपनी जान दे देगा और हमारे बाल ये काले से सफेद हो जाएंगे। तो इतनी मेहनत हमें शायद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपसे वो पूरा आंसर नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो मेहनत भी यूनिट डिजिट के लायक ही करेंगे, आराम से धीरे धीरे, कम मेहनत में ज्यादा फायदा। कैसे, अब जैसे यहां पे देखो भाई 3 की पावर 1001 है। ठीक है, पावर की एक आदत होती है कि वो खुद को रिपीट करती है। मतलब जब पावर की जो साइकिल होती है ना भाई, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको दिखता है कि पावर्स की यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। उदाहरण के तौर पे 3 की पावर 0 जो होता है ना, वो होता है 1, मतलब लास्ट डिजिट। 3 की पावर 1 की लास्ट डिजिट होती है 3, 3 की पावर 2 की लास्ट डिजिट होती है 9 और 3 की पावर 3 की लास्ट डिजिट होती है 7, 27। 3 की पावर 4 करोगे तो वो होता है 81, तो लास्ट डिजिट वापस 1। 3 की पावर 5 करोगे तो लास्ट में 3 आता है। 3 की पावर 6 करोगे लास्ट में 9 आता है और 3 की पावर 7 करोगे तो लास्ट में 7 आता है। चाहे तो करके देख लीजिए। ये हो गई 3 की साइकिल, मतलब कहां रिपीट होती है, 4 के बाद। तो मतलब हम यहां पे हम चेक करेंगे कि कितने बाद वो रिपीट होगी। तो भाई जब आप 1001 को देखते हैं और इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं तो भाई 5 2 8, 4 2 8 सॉरी 20 बचा, 4 5 20 बचा, कितना रिमाइंडर में 1 बचा। मतलब 25 साइकिल, क्योंकि आपने 4 से डिवाइड किया तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितनी 25 साइकिल खत्म हो जाएंगी। और 26वीं साइकिल जब शुरू होगी तो उसके पहले वाले पे अटक जाओगे। कौन से वाले पे, पहले वाले पे अटक जाओगे, पावर 1 पे, तो इस पे अटकोगे 3 की पावर 1। मतलब इसका यूनिट डिजिट होगा केवल 3। क्या आपको यह समझ में आया? एक बार फिर से आपने क्या किया, आपने 3 की साइकिल को चेक किया, उस साइकिल को अपनी पावर से मैच करवाया और जितना आपका डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया वो वाली पावर उठा के आपने बता दिया कि भाई 3 की पावर 101 में क्या आएगा, लास्ट में 3 आएगा। चलिए 7 की पावर 101, इसको आप क्या करोगे, तो उसके लिए पहले आपको 7 की साइकिल पता होनी चाहिए। ठीक है, 7 की साइकिल जब आप देखेंगे भाई 7 की पावर 0 करोगे आंसर आएगा 1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। 7 की पावर 1 करोगे आपका आंसर आएगा 7, 7 की पावर 2 करोगे आपका आंसर आएगा 49 मतलब 9, 7 की पावर 3 करोगे आंसर आएगा 343 मतलब लास्ट में 3, 7 की पावर 5 करोगे लास्ट में आता है 1। ठीक है, सॉरी 7 की पावर 4 करोगे लास्ट में आता है 1। तो ये है 7 पावर 4, 7 पावर 5, 7 पावर 6 और यहां पे है 7 पावर 7। चलिए तो साइकिल कहां रिपीट हो रही है, 4 के बाद। तो जब आप फिर से 101 को 4 से डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर आएगा कितना, सर 25 से डिवाइड हो जाएगा 100 तो रिमाइंडर आएगा 1। मतलब 7 पावर 1 पे जाके मामला अटक जाएगा, तो मतलब लास्ट में क्या होगा, 7 ही होगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए अब लास्ट में आपको क्या बोला उन्होंने, लास्ट में आपने नहीं, हाँ डिवाइड करने पे आ गया। अब लास्ट में जरा देख लो, क्योंकि हमारे पास एक और ना 13 की पावर कितनी है सर, 13 की पावर है यहां पे हमारे पास कितनी 1003, तो इसको भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 13 की साइकिल 3 से एंड होने के कारण जो 3 की साइकिल होती है उसी को फॉलो करती है। मतलब यहां पे आपके पास क्या रहेगा भाई, आपके पास आएगा 3 की पावर 0 किया तो 1, 3 की पावर 1 किया तो 3,
3 की पावर 2 किया तो 9, 3 की पावर 3 किया तो उत्तर आता है 27, तो लास्ट डिजिट हो जाएगी 7। ठीक है, अब यहां पे यदि आप देखते हैं तो 1003 है, इसकी भी जब आप साइकिल चेक करेंगे मतलब कहां पे रिपीट होगी कितनी होगी, तो आपने 4 से डिवाइड किया 25 तो आ गया 100, रिमाइंडर बच गया 3, मतलब बाकी पूरी साइकिल तो हो जाएगी खत्म, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट साइकिल होगी 25 के बाद वाली मतलब 26वीं साइकिल में कहां अटक जाओगे, पावर 3 पे अटक जाओगे। तो आपका यहां पे उत्तर होना चाहिए पावर 3 अर्थात 7 होना चाहिए आपके लास्ट डिजिट। अब जब भी आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप जब उदाहरण के तौर पे अगर आप 27 और 21 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअल में होता यह है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आप क्या करोगे, सबसे पहले सर 1 इंटू 7 करने पे 7 आएगा और इसके ठीक नीचे यहां पे कुछ नहीं आता है तो आपका उत्तर हो जाता है 7। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो डिजिट आएगी वही आपकी लास्ट डिजिट होती है। ठीक वैसे ही क्योंकि ये तीनों लास्ट डिजिट हैं तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो लास्ट डिजिट आएगी वही हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन की लास्ट डिजिट होगी। तो यहां पे होगा भाई 7 7 जा 49, उसमें इंटू करोगे 3, 9 तिया 27, 7 यहां 2 ऊपर, 4 तिया 12, 13 14, तो 147 मतलब लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। तो ऑप्शन सी होना चाहिए आपका सही उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, हमने तीनों की लास्ट डिजिट निकाली, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर जो लास्ट डिजिट आई उसे हमने अपना फाइनल उत्तर लिखा। एक बार हम कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन सी कंप्यूटर जी का भी सही आ रहा है, तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 5 हमारा दिखने में बहुत खतरनाक लेकिन आसान है एक्चुअली में। ठीक है, क्या करना है आपको सॉल्व करके बताना है m माइनस n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहां पे देखो कुछ नंबर्स हैं उनकी पावर में वेरिएबल है, ठीक है, कुछ नंबर्स की पावर में नंबर्स हैं, तो मतलब कहीं पे कुछ कैंसिल होगा, कहीं पे कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, तो हमारा सवाल सॉल्व होगा। चलिए, जो 9 है उसको मैं लिख रहा हूं कितना, उसको मैं लिख रहा हूं एक्चुअली 3 का स्क्वायर, सबसे पहला 9। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि भाई वहां पे क्या होगा, बेस 3 हो जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इनटू है 3 स्क्वायर, इसको मैंने 9 लिख दिया फिलहाल के लिए। 3 की पावर माइनस n बाय 2 है एंड होल मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, मतलब ब्रैकेट की भी पावर है। फिर आपके पास है -27 जो कि होता है 3 क्यूब की पावर n। अब जरा यहां ध्यान दें, और नीचे आपके पास है 3 की पावर 3m, ठीक है, -2 क्यूब मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी इंटू 8, माइनस नहीं इंटू 8 है। अब जरा आप ऊपर ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू यहां पे है 9 एज इट इज, ठीक है, और एक और बार इंटू करने पे यहां पे जब आप ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को माइनस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, -n से -1 मल्टीप्लाई होगा तो केवल n बचेगा, और यहां बचेगा -3 की पावर 3n होल डिवाइड बाय 3 की पावर 3m इंटू 8। उस तरफ का भी 1/27, उसको हम लास्ट में देखने आएंगे, अभी पहले हम बाकी चीजें कर लेते हैं। चलिए, यहां पे आप देखेंगे तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो आपको मिलेगा 3 की पावर 3n इंटू 9 -3 की पावर 3n होल डिवाइड बाय नीचे 3 की पावर 3m इंटू 8। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं? सर, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके न्यूमरेटर में 3 की पावर 3n दो जगह आ रहा है, तो और बीच में माइनस साइन है, मतलब ये अलग टर्म है वो अलग टर्म है, तो दोनों टर्म्स को क्या कर सकते हो आप? सर 3 की पावर 3m हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अंदर बचेगा 9 -1, क्यों भाई? क्योंकि सर यहां पे आपने 3m ले लिया इंटू 9 बचा, माइनस पूरा का पूरा 3n वाला टर्म ले लिया तो केवल 1 बचेगा, और नीचे आएगा 3 की पावर 3m इंटू 8। तो भाई 9 -1 करने पे भी कितना आएगा? सर कॉमन लेने के बाद 9 -1 करने पर भी 8 ही आएगा। 8 से 8 कैंसिल, आपके पास बचा 3 की पावर 3n -3m। क्यों भाई? जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है इन केस ऑफ डिवीजन, और ये बराबर है किसके? ये बराबर है 1/27 के। अब जरा 27 पे ध्यान दो, वो होता है 3 का क्यूब, तो यहां पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज हो गया 1/3 का क्यूब, और इसको यदि आप ऊपर लेके आना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 3 की पावर 3n -3m इक्वल्स टू
3 की पावर -3, क्योंकि जब डिनोमिनेटर से कोई पावर वाली टर्म न्यूमरेटर में आती है तो उसको आप कैसे दिखाते हैं, किस तरीके से दर्शाते हैं, तो माइनस साइन का उपयोग करके। अब जब बेस सेम हो और बराबर हो तो कैंसिल हो जाता है, पावर आपकी हो जाएगी, यहां पे 3 कॉमन लेंगे तो n-m और यहां आएगी -3। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो n-m हो जाएगा -3/3, दैट इज 1 के बराबर। तो आपका निष्कर्ष निकला कुल मिला के कि भाई n-m होगा -1 के बराबर, परंतु आपको चाहिए m-n, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड्स को आप माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करोगे तो n जो पहले पॉजिटिव था अब माइनस साइन के मल्टीप्लीकेशन के बाद नेगेटिव बन जाएगा, और m जो पहले नेगेटिव था वो माइनस साइन के मल्टीप्लीकेशन के बाद पॉजिटिव बन जाएगा। उस तरफ -1 है जिसको आप फिर से -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो +1 बन जाएगा। तो बेसिकली m-n की वैल्यू आपको मिलेगी किसके बराबर, 1 के बराबर, अर्थात ऑप्शन बी पर हम बनाएंगे गोला और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले आदरणीय कंप्यूटर जी का सम्मान करते हुए उनसे जवाब एक बार पूछ लेते हैं। उनका जवाब भी आया ऑप्शन बी, मतलब हमने और आपने सही प्रश्न को सही तरीके से सॉल्व किया है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। पूरा खेल किसका था सर? पूरा खेल पावर का था, बहुत बढ़िया। सवाल क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि भाई एलसीएम है दो किसका, फ्रैक्शंस का एलसीएम। अब फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का हमने नियम पढ़ा था, वो बहुत आसान था कि भाई एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए सर एक जो फॉर्मूला था, यदि उसको याद करने में आपको दिक्कत होती है तो कुछ यूं याद करें कि भाई जब आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। ठीक है, अब एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल चुके हो तो बाकी बचे हुए पार्ट में क्या निकालोगे सर? एचसीएफ निकाल लेंगे, तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये याद रखना, क्या जब भी आप, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है भाई एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का, तो एलसीएम से शुरू करना है, तो एलसीएम से ही शुरू करेंगे, तो न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज का एलसीएम और डिनोमिनेटर की सारी वैल्यूज का एचसीएफ। यदि वो एचसीएफ बोलता है फ्रैक्शन का, तब आप क्या करेंगे सर? फ्रैक्शन का एचसीएफ हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यूज का एचसीएफ, और क्योंकि एक बार निकल गया तो वही रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए नीचे आएगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्या आपको ये समझ में आया? ये याद करने का तरीका, जहां से व्यवस्था शुरू हो रही है वहीं से शुरू करेंगे और उसके उल्टे वाले पे खत्म करेंगे। चलिए, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 25। ठीक है, और आपको निकालना है एचसीएफ किसका? सर एचसीएफ निकालना है हमें 16, 24 और 8 का। चलिए, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले वाले को रब इरेज करके स्क्रीन को क्लियर करके शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट। किसका निकालना है एलसीएम? भाई 5, 15 और 25। कैसे निकालते हैं सर? कुछ यूं इस तरीके से, पहले एक बार 5 से डिवाइड तो 1, 3 एंड 5, फिर एक और बार 5 से डिवाइड तो भाई 1, 3 एंड 1, फिर एक बार 3 से डिवाइड तो 1, 1, 1। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 5, 5 से 25, 25 इंटू 3 करेंगे तो 75। चलिए, नीचे तीनों वैल्यूज का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ किसका निकालेंगे? 16, 8 और 24 का। कैसे निकालते हैं एचसीएफ सर? सबको ब्रेक करना पड़ेगा, तो भाई 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, व्हाट इज 16 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, व्हाट इज 24? 24 होता है भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो कॉमन है वो सारे ले लिए जाएंगे, तो कॉमन में आएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात एचसीएफ आएगा 8। तो आपका उत्तर होना चाहिए 75/8, जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी के रूप में। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, आसान था। जी सर, कहां खाली हम थोड़ा फंस सकते थे कि भाई कि कब किसका एलसीएम निकालना और किसका एचसीएफ निकालना। तो फ्रैक्शन के केस में यदि एलसीएम बोला है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का उल्टा अर्थात एचसीएफ। ठीक है, और आपको उत्तर आएगा 17/75। कंप्यूटर जी एक बार हमारा उत्तर वेरीफाई कर दीजिए। सम्माननीय आदरणीय कंप्यूटर जी एवं विद्यार्थी गण, हम सबका आंसर सेम आ रहा है, तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और साफ एकदम व्हाइट, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर करेंगे रुख। द नंबर ऑफ हाईएस्ट एन, ठीक है, फॉर विच एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोल रहा है आपसे कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें आप n की अलग अलग वैल्यूज डालिए। ठीक है, हम डाल देंगे, कोई समस्या नहीं है, परंतु किंतु
क्या होनी चाहिए वैल्यूज? सर वैल्यूज के बारे में दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला ये कि n की सारी वैल्यूज 20 से कम होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें n की वैल्यू पुट करने पे जो उत्तर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सर परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या करना है, n की कितनी सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो पता लगाना है। तो अब क्या करोगे सर, m स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा 3n माइनस 3, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। क्या बोला मैंने बोला भाई n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3 था, m स्क्वायर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर था उसको मैं इस तरफ ले आया और बाकी दोनों को वहां भेज दिया। क्योंकि मुझे सॉल्व करके n की वैल्यू पता करनी, तो मैं हर एक मेथड लगाऊंगा जहां पे मैं n की वैल्यू पता कर सकूं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे आपको मिलेगा n माइनस m और दूसरा मिलेगा n प्लस m, ठीक है, और इधर पे आपको मिलेगा कितना सर 3n माइनस 1, ऐसा कुछ मिलेगा यदि मैं गलत नहीं हूं तो। हां जी सर, हमें ऐसा ही कुछ मिलेगा कि भाई n माइनस m इंटू n प्लस m करने पे 3 इंटू n माइनस 1 मिल सकता है। अब देखो, ये दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे जो उत्तर आएगा वो इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, मतलब हो सकता है यहां पे चीजें बराबर होंगी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप किन्हीं दो को लेके देखोगे भाई कौन किसके बराबर आ रहा है, क्या आपको कुछ निष्कर्ष मिल रहे हैं। तो यहां पे यदि आप देखते हैं भाई, फैक्टर को फैक्टर से मैच किया आपने, एक एग्जांपल के तौर पे किसी दो को ले लिया हमने, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है भाई, जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो n माइनस n करने पे आपको मिलेगा m माइनस 1। ये कैसे आया सर, n आ गया इस साइड, m आ गया उस साइड, ठीक है। तो n माइनस n करने पे 0, m माइनस 1, तो m हो जाएगा कितना 1 के बराबर। एक वैल्यू तो मिल गई m की, कौन सी भाई, m इक्वल टू 1, परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो भी 1, तो मतलब यहां पे एक आंसर आ रहा है 1, मतलब इसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू, सर m की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करोगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो इसको पुट करने पे हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। क्या आपको यह समझ में आया? एक बार दोबारा, आपने इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास किया, ठीक है, और आपने ऐसी वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश की जहां पे आपका ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो मुझे ऐसी एक वैल्यू मिली m की जिसमें यहां पे आपका उत्तर हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये जो सिद्धांत, ये जो इक्वेशन आपने लिखी है ये सही जा रही है, क्योंकि m स्क्वायर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, तो मतलब इक्वेशन सही है और हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो n की ऐसी एक वैल्यू तो है जिसके लिए हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। और अब n की और वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं सर, यहां पे पुट कर सकते हैं हम m की वैल्यू, तो भाई n प्लस m हमने बोला भाई 3 के बराबर है, तो n हो जाएगा कितना सर, n प्लस 1 इक्वल टू 3, क्योंकि m की वैल्यू है 1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा केवल 2, क्योंकि 1 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो आपने जब फैक्टर्स को फैक्टर से मैच किया तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी आपने क्या किया था, अभी आपने n माइनस m को उससे मैच किया था और यहां पे n प्लस m को किया था। आप उल्टा भी करेंगे तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, कौन सी, 1 और 2 ही मिलेगी। एक बार करके देख लीजिए भाई, n प्लस m को अब की बार आपने डील किया n माइनस 1 से, ठीक है, n से n कैंसर, आपको m की वैल्यू मिली माइनस 1, स्क्वायर करो क्योंकि यहां पे स्क्वायर चाहिए, तो m स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव 1, मतलब आंसर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो सही है, ठीक है। उसको जब आप यहां पुट करेंगे n माइनस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 3, अब की बार क्या किया आपने, पहले वाले को पहले वाले से डील, दूसरे वाले को दूसरे वाले से डील किया था। इसके पहले वाले में उल्टा किया था, पहले वाले को लास्ट वाले से और दूसरे वाले को पहले वाले से, ठीक है। चलिए यहां पे आपको मिलेगा n प्लस 1 इक्वल टू 3, n की वैल्यू है यहां पे भी 2, ठीक है। तो यहां पे भी आपको दो ही वैल्यूज मिली, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, वैल्यूज कितनी मिल रही हैं, 2, इसके अलावा कोई और वैल्यू मिलना पॉसिबल नहीं है। क्या किया था हमने, कहां पे हमारे यहां पे क्वेश्चन फंसने वाला था, वो ये कि फैक्टराइज करते वक्त हमारे यहां पे जो दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई किया हमने, यहां पे भी दो फैक्टर्स आ रहे थे, तो कौन किसके बराबर होगा, तो हमने क्या किया, पहले एक एक को डील किया, एक बार पहले वाले को आखिरी वाली से, फिर एक बार पहले वाले को पहले वाले से, यहां पे भी दूसरे वाले को एक बार पहले वाले से और दूसरे वाले को एक बार दूसरे वाले से, ताकि हम दोनों अलग अलग केस देखते हुए हमारी वैल्यूज निकाल पाए। तो हमारी वैल्यू दोनों केस में सेम ही आई 1 और 2, तो चाहे ऐसे करे चाहे वैसे करे उत्तर वही आया।
एक बार कंप्यूटर जी से और वेरीफाई कर लेते हैं, उनका उत्तर भी आ रहा है ऑप्शन सी, मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व किया है। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस सवाल को सॉल्व करने के और तरीके भी हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखें, हमने जो सबसे सिंपल था वो वाला तरीका अपनाया। ठीक, अब सवाल क्रमांक 8 है हमारा यहां पे कि आपको बोल रहा है अंडर रूट ऑफ 34 माइनस 24 रूट 2 इंटू 4 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। जो बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे रूट के अंदर सिर्फ इतनी वैल्यू है, वो वाली वैल्यू रूट के अंदर नहीं है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर हमें किसी तरीके से ये रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाहर एक्स्ट्रा घूम रहा है ना बिना रूट के, इसको रूट के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि शायद ये हमारी हेल्प कर पाए, वरना वो दिया किस लिए है। तो यहां पे आपने लिखा 34 माइनस 24 रूट 2। अब यदि मैं इस 4 प्लस 3 रूट 2 को रूट के अंदर ले आऊं, तो भाई गणित का नियम कहता है कि यदि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उसे कैंसिल भी करना पड़ता है। अर्थात जैसे हम किसी इक्वेशन में कोई वैल्यू प्लस करते हैं तो उसे बाजू में माइनस भी करते हैं कि भाई प्लस माइनस हो जाएगा तो यहां पे बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप यहां पे अंडर रूट कर रहे हैं तो अंदर एक स्क्वायर भी लेके आ रहे हैं। मुझे पता है कि आप बोलेंगे सर स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाते हैं, पर उसको रूट के अंदर लाने का मतलब ही यही था कि उसकी जरूरत है वहां पे। ठीक है, अब क्योंकि दोनों के पास रूट है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो रूट पूरे के ऊपर चला गया। यहां है 34 माइनस 24 रूट 2, यहां हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने के लिए हमारे पास एक मौका। तो भाई a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16, ठीक है, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 2 करोगे तो 18, प्लस हो जाएगा यहां पे 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 2। यदि मैं गलत नहीं हूं तो क्या किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और क्यों किया ये शायद हमें आगे समझ में आए। तो यहां पे आपको मिल रहा है 34 माइनस 24 रूट 2, ठीक है, यहां आपको मिल रहा है 16 और 8 34, 16 और 18 कितना हो गया 34 हो गया, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 करो, 4 3 12, 12 2 हो जाएगा 24, तो 24 रूट 2। ध्यान से देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 34 का स्क्वायर माइनस 24 रूट 2 का स्क्वायर। चलिए 34 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, जहां तक मुझे याद है 1156 आएगा, एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो भाई 34 इंटू 34 करने पे 4 4 16, एक कैरी, 4 3 12, 1 13, 3 4 12, 2 यहां 1 कैरी, 3 3 9 1 10, तो ये हो जाएगा 1156। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 1156 यहां आएगा, 24 का स्क्वायर आता है शायद 574, एक बार चेक कर लेते भाई। 24 इंटू 24 करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करना है, 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 1 9, और यहां पे हो जाएगा 4 2 8 2 2 4, तो 6 8 और 8 16 1 17, जी हाँ 576, उसमें भी इंटू 2 करना है तो 6 2 12, 7 दूनी 14 1 15, और यहां पे 11, तो 1152 माइनस करोगे आपको मिलेगा रूट 4, जिसका उत्तर होता है 2। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव कर जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। एक और तरीका जो आप यहां पे कर सकते हैं वो ये कि इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। उसके बाद जब वैसा करेंगे आप तो स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल, और आपको मिलेगा उत्तर में शायद 4 माइनस 3 रूट 2। तो 4 माइनस 3 रूट 2 इंटू 4 प्लस 3 रूट 2 करोगे तब भी आपका जवाब होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। तो वो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, एक बार चेक कर लेना कितना आ रहा है आपका उत्तर। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा मेरे हिसाब से, तो एक बार देख लेना, वो ब्रेक तो हो जाएगा। ठीक है, पूरा मैंने नहीं किया बिकॉज मेरे को ये मेथड थोड़ा नया लगा, जो कि आपके पास अगर आपने कभी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे डील करना है वो आपको सिखाता है। ठीक है, वो 34 ब्रेक तो जाएगा ठीक इसी तरीके, 16 18 और ये माइनस। ठीक है, तो वहां पे शायद आएगा 4 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर है 9 इंटू 2 करोगे 18 आएगा, तो वहां चेक करना कैलकुलेशन कितना आ रहा है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर, एक बार हम कंप्यूटर से वेरीफाई कर लेते हैं हमारा उत्तर क्या है। ऑप्शन बी 2 सही है, तो स्क्रीन हो जाती है यहाँ पे क्लियर। ऑप्शन बी हमने कर दिया है मार्क। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, स्क्रीन क्लियर करने के बाद तो सवाल खत्म होने के बाद फिर से चेंज करते, जहां पे हमें यह दिखता है
कि हमारे जो डीपीक्यू के 8 सवाल है वो तो हो गए खत्म, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के मौके और ज्ञान अर्जित करने के जो मेथड हैं वो कम नहीं हुए हैं, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी खुद की वेबसाइट फुल्ली फंक्शन कर दी है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट एक ही जगह पे आसानी से, मतलब अलग अलग वेज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जिस भी क्लास के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो क्लास पढ़ सकते हैं। एनटीएससी टर्म 1 की अलग से हमारे एमसीक्यू सेशंस या फिर एग्जाम्पलर सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। आपको बस करना क्या है, जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए, आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए, वॉच नाउ के टैब पे जैसे आप वैसा करते हैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाता है, जिसमें जितने सेशन हमने अपलोड किए हैं वो सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के सेशन अराउंड 17-18 जितने भी हमने किए वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं विद द टाइम ड्यूरेशन, ताकि यदि आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से आप प्लान करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहां पहुंचने के बाद आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है और आपको ठीक इसी तरीके से सेशन मिल जाएंगे जैसे यहां पे मिल रहे हैं। बस यहां पे एक बात अच्छी है कि ना आपको कोई एडवर्टाइजमेंट मिलेगा ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन होगा, आप केवल अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर हमारा एनटीएससी सेशन, जहां पे हमने किया है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसकी डीपीक्यू शीट क्रमांक 10 को खत्म। ठीक है, और जहां तक मेरी गणना कहती है यहां पे हमारा चैप्टर भी हो जाता है समाप्त। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब अगर आप 10 डीपीक्यू सॉल्व कर रहे हैं मतलब 10 हमने सेशन किए होंगे, अलग अलग ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पहले। तो यदि आपने इनमें से कोई भी सेशन मिस किया है तो प्लीज उन्हें देखिए। साथ ही साथ 10 हमारे डीपीक्यू सेशन भी हैं, वो भी यदि आपने नहीं देखे तो उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो आपको पता है अच्छे से पढ़ाई करना है, अपना ख्याल रखना है। एंड यस, एक छोटा सा होमवर्क और, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर, क्योंकि नॉलेज जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।